Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue the previous session. So what we learned earlier, पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो कैसा होता है, एंथर किस तरह से प्रेजेंट होता है, टेप्टम किसको बोलते हैं, स्पोर मदर सेल कौन सा है ना, प्रोटेक्शन लेयर कौन प्रोवाइड करता है, एक्साइन इन टाइम क्या है। तो हम लोग ये पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में हम लोग पढ़े कि जो चालिजल एंड और माइक्रोपिलर एंड होता है, और फिर वो दोनों एंड के साथ में क्या होता है, वहां पे जो सेल्स होते हैं किस तरह से उनका फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगेमी किसको बोलेंगे, फिर हम लोग ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग चालिजल एंड पे क्या है, चालिजल एंड एंड माइक्रोपिलर एंड प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, वो ऑपोजिट हो गया, उसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन कैसे, वो डबल फर्टिलाइजेशन उसको क्यों ही बोलेंगे, हम लोग ये पढ़ लिए थे। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं उसके आगे का प्रोसेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रखा है तो अब बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेगा सीड। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिनर्जिड सेल है, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो एंटीपोडल सेल है, वो डीजनरेट हो जाता है, बचता क्या है, सिर्फ हमारा एंडोस्पर्म और जाइगोट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, दो न्यूक्लियस फीमेल वाले, एक न्यूक्लियस मेल वाला फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बनाया था, तो उस न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और वो जो सेल है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। आ रही बात समझ में। एंटीपोडल सेल जो है वो डीजनरेट हो गए, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तक जितनी एनर्जी लेनी थी इन्होंने दे दी और इनका खत्म हो गया काम। जो हमारा साइड का सिनर्जिड सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है, सिर्फ क्या बचा है, एग, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट, और क्या बचा है, एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे देखिए। सो दिस इज व्हाट द सेल, एंडोस्पर्म हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा सेल एंडोस्पर्म है, ये जाइगोट है। अब जाइगोट डिवाइड कर रहा है दो भाग में, क्या हो गया, डिवाइड कर रहा है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब यही सेल आगे जाकर के फिर क्या होंगे, एक तरफ जनरेटिव सेल जमा हो जाएगा और पूरा जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो उसको कवर कर लेगा, फिर आगे वेजिटेटिव सेल जो है वो ऑर्गन्स, टिश्यूज बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिर क्या हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद ये सस्पेंसर सेल फॉर्म होता है और एम्ब्रियो जो है वो गोले शेप में होता है, तो इसका नाम होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। नाम कुछ भी नहीं, बस शेप, क्योंकि अभी अभी एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ है और इनका शेप गोला है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यही हमारा सस्पेंसर सेल, जो हमारा नेक्स्ट सेल है सस्पेंसर सेल, और ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप के बनने लग गए, तो यहाँ पे इनके सिर्फ शेप की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, इसके आगे डेवलपमेंट होगा तो यही हार्ट शेप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर लेंगे, सस्पेंसर सेल धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा रेडिकल जो आगे जाके बनाएगा रूट, कॉटिलेडन प्लूम्यूल जो आगे जाके बनाएगा शूट। आ रही बात समझ में। फिर यही अपने आप को फिक्स कर लेंगे और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके सीड, इस तरह से सीड। आ रही है ना, क्लियर है। तो ये जो सीड है आपका, उसके जो कॉटिलेडन्स है वो ये हैं, और इसमें जो यहाँ से निकलने वाला इस तरह से जो निकलता है व्हाइट कलर का, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लूम्यूल का एक्सटेंशन जो बना रहा है स्टेम, ये हो गया रेडिकल का एक्सटेंशन जो बना रहा है रूट। ठीक है, तो डाइकॉट तो फिर भी बहुत ईजी है। डाइकॉट में आपको पढ़ना है कि कॉटिलेडन्स, तो कॉटिलेडन रेडी हो गए और फिर हमारा ये शूट है कि रूट है, बट मोनोकॉट में प्रॉब्लम होता है, डाइकॉट तो इजी है। अब हम लोग देखें हमारा मोनोकॉट क्या है। मोनोकॉट स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे ना, तो सेम यही वाला एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉटिलेडन्स है, ये कॉटिलेडन्स बाइफरकेटेड है, वो लास्ट में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो कॉटिलेडन्स है प्लूम्यूल जो आगे जाके बनाएगा शूट, हाइपोकोटाइल है रेडिकल जो आगे जाके बनाएगा रूट, और रूट के साथ क्या होता है, रूट कैप। तो हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ेंगे तो बताएंगे रूट कैप, इवन दो 11th में था ही ये चीज कि क्या है, ये आपका रूट है और रूट के टिप पे एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, है ना। ये रूट कैप जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर भरा होता है, ये रास्ता बनाते हैं मिट्टी में। जैसे मान लो पेड़ को अंदर की तरफ रूट को भेजना है, मिट्टी एकदम स्टिफ है, सॉफ्ट भी होगी तो भी रूट तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेशन का काम कौन करता है, रूट कैप, है ना, रूट कैप। और रूट कैप अंदर की तरफ जगह बनाते जाएगा और रूट आगे फैलता चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करते हैं हमारे रूट के एपेक्स को, टिप को, उसको बहुत संभाल के बचा के रखते हैं। अब बात है कि ये रूट कैप कहाँ पे नहीं होगा, किन पौधों में नहीं होगा।
उन सारे पौधों में जिनको जमीन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे आपका ऑर्किड प्लांट को क्या करना, हवा में तो रूट लटका के रखना, उसको चाहिए क्या। जो वाटर प्लांट्स हैं जिनका जमीन जो पानी जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फ्लोट करते रहते हैं पानी में, उनको जमीन के अंदर जाना ही नहीं है, इन्वेड करना ही नहीं है ना, बरो नहीं करना, उनको रास्ता नहीं बनाना। तो जब रास्ता नहीं बनाना है, पेनिट्रेशन नहीं करना, तो उनको रूट कैप की क्या जरूरत है। जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो नेचर है वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जिनको जरूरत है रूट कैप की, जिनको जमीन के अंदर रूट भेजना है, उनको रूट कैप मिला हुआ है, जिनको नहीं भेजना उनको रूट कैप नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आपके मैंग्रोव प्लांट्स हो गए, आपका पैरासिटिक प्लांट हो गया, एपीफाइट्स जो हैं वो हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो जो वाटर प्लांट्स, जो फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स हैं, सबमर्ज नहीं, फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स जो हैं वो सब में क्या हो जाएंगे, उन सब में रूट कैप की जरूरत ही नहीं है ना, उनको मिट्टी के अंदर जाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है हमारा मोनोकॉट, और ये वाला हमारा क्या था, डाइकॉट। याद रखें ये वाला क्वेश्चन आता है, एंड यस जब हम 12th में थे, है ना, तो बहुत पुरानी बात है, आई वॉज इन 2011, तो 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे एग्जाम्स में, तो ये है इम्पोर्टेंट, आप देख लोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2011 में इम्पोर्टेंट था तो आज इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आता है क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसका ये स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम ही कॉटिलेडन है ना, स्क्यूटेलम क्या है, वही तो कॉटिलेडन है मोनोकॉट का। ठीक है, ये रहा कॉलियोपेटाइल, कॉलियोराइजा होगा यहाँ पे, ये हो गया कॉलियोराइजा, कॉलियोपेटाइल, रूट, रेडिकल, शूट, एपेक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लूमियूल। ठीक है, तो यहाँ से शूट एपेक्स जो है वो आगे जाके सूट बनाएंगे, रूट एपेक्स आगे जाके रूट बनाएंगे। अब है कि रूट कैप को कौन कवर करके रखा है, कॉलियोराइजा, और शूट एपेक्स को कौन कवर करके रखा है, कॉलियोपेटाइल। याद कैसे रखेंगे, ये हो गया रूट कैप कॉलियोराइजा। ठीक है, आर कॉलियोपेटाइल, और ये क्या हो गया आपका प्लूम्यूल, देख लीजिए प्लूम्यूल कॉलियोपेटाइल, तो प्लूम्यूल को कवर कौन करेगा, कॉलियोपेटाइल, और जबकि आपका रूट कैप को कौन कवर करेगा, कॉलियोराइजा। ठीक है, स्क्यूटेलम, जब आप मकई को खाते होंगे, ठीक है, मकई को आप खाते होंगे, जब कभी भी ऐसा उंगली से निकाल के दांत से लगा के खा लो, तो आप देखना कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर छूट जाता है वहां पे ट्रायंगुलर शेप का, वो स्क्यूटेलम है, वही कॉटिलेडन है मकई का। ठीक है, कॉटिलेडन है मतलब स्टोर्ड फूड है, जब भी हम मकई का पौधा लगाएंगे तो वो स्टोर्ड फूड यहीं से वो यूटिलाइज करेंगे। अब ये हमारा जो बाहर वाला लेयर है ये क्या है, एल्यूरोनिक लेयर है। ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है, ये एल्यूरोनिक लेयर है, बाहर वाला लेयर। आ रही बात समझ में, और यहीं से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रेडिकल, और यहाँ पे शूट एपेक्स है, और ये जो कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर है ऐसा, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये हो गया हमारा कॉटिलेडन। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से हमारा क्या है, ये मोनोकॉट है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पहले तो पॉलिनेशन में हम लोगों को कुछ स्टेप्स देखने हैं। आउट ब्रीडिंग क्या है, जैसे देखिए होता क्या है कि एक फ्लावर है, उसका पॉलन ग्रेन एक्टिव हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फॉल कर जाएगा, पॉलिनेशन हो गया। लेकिन इस पौधे को चाहिए वेरिएशन, सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन आएगी नहीं। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया, कहने का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लगभग वही चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल है वही अपने जैसा ही कॉपी बना दिया। तो ये जो पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ में जो सेल होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वही सेल रह जाएगा, आने वाले सीड में फिर से वही सेल जनरेट कर रहा है। तो एक पौधा है जिसके पास फ्लावर है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल तो अच्छी बात है यूनिसेक्सुअल होना, मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, लेकिन इस पौधे को चाहिए भाई वेरिएशन, सेम वाला पॉलन ग्रेन, मेरी ही सिग्मा पे मत आ जाना। तो अब उसके लिए उनको क्या करना होगा, उनके पास हाथ पाँव तो है नहीं, वो समझा तो सकते नहीं है, ब्रेन उनके पास है नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा सा एक नेचर ने उनके अंदर एक डिवाइस क्रिएट करके दिया हुआ है। जैसे उनका पॉलन ग्रेन मैच्योर होने लगता है, मतलब उनका जो एंथर है वो आया, एंथर के अंदर वो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन पिस्टिल अभी तक इमैच्योर।
रिसेप्टिव ही नहीं है। मतलब जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, अभी स्टिग्मा खुला नहीं है कि पॉलन ग्रेन आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये बहुत छोटी सी बच्ची है अभी। तो हुआ क्या, जो एंकर है, एंकर के अंदर पॉलन ग्रेन एक्टिव है। पॉलन ग्रेन अगर फॉल भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये रिसेप्टिव नहीं है, अभी तो ये मैच्योर ही नहीं है। तो इन पॉलन ग्रेन को उड़ के कहीं तो जाना होगा, जहाँ पे भी ये चले जाए वहाँ फर्टिलाइजेशन करा लेंगे, लेकिन खुद का फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके जो है अभी तक रिसेप्टिव फ्लावर के फीमेल पार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। या तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव हो जाए, मतलब मैच्योर हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मैच्योर हो, या पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मैच्योर हो। तो भी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो गई, उसको पॉलन ग्रेन तो चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए, अदरवाइज फिर इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, फ्लावर तो मुरझा जाएगा। तो उसके लिए पॉलन ग्रेन, अपना पॉलन ग्रेन तो वो भी रेडी ही नहीं है ना। तो अनदर फ्लावर से एयर पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इस पर फॉल कर जाएंगे, इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सही बात है। आगे बात समझ में आउट क्रॉसिंग क्या है? इससे एक और मैकेनिज्म इनके अंदर क्या डिवाइड है ना, इनके पास होता क्या है, ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और इस तरह से है फ्लावर, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ऐसे। ठीक है, अब बताइए, अब ये मैच्योर भी हो जाए, पॉलन ग्रेन ये रिलीज भी करें, तो खुद का पॉलन ग्रेन इनको तो फर्टिलाइज कर नहीं सकता है। मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो अलग अलग स्टेज पे प्रेजेंट है। ये ऊंचाई पे, ये नीचे, या फिर ये ऊंचाई पे, ये नीचे। इससे फायदा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को ये भी रोक पा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया हमारा आउटक्रॉसिंग, आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये बात हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए आपके बागीचे में आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, संतरे का पेड़ है ना, तो आम का मंजर लगा हुआ है, आम की फीमेल पार्ट है फ्लावर की वो एक्सपोज्ड है, पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है। पॉलन ग्रेन उड़ूल के भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन बैर के भी हो सकते हैं, नींबू के भी हो सकते हैं, लेकिन वो आम का पॉलन ग्रेन चाहिए तभी तो आम बनेगा। ठीक है, तो अगर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे नींबू का पॉलन ग्रेन फॉल कर जाता है, तो नींबू के पॉलन ग्रेन से तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। क्यों? क्योंकि पिस्टिल जो उसको पता है ये मेरा वाला पॉलन ग्रेन नहीं है, उसको एक्शन ही नहीं दिखाना है ना। तो जो सिनर्जिड सेल थे, उसके फिलीफॉर्म एपेरेटस थे, वो एक्टिव नहीं हुए, वो सेल को डिजेनरेट नहीं किए, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही जो वाला पॉलन ग्रेन अपना पॉलन ग्रेन है, जैसे मान लीजिए आम का फीमेल फ्लावर है, आम का पॉलन ग्रेन आया, तो पिस्टिल को पता चला हाँ हमारा पॉलन ग्रेन है। सिनर्जिड सेल के फिलीफॉर्म एपेरेटस एक्टिव हो गए, उन्होंने न्यूसेलस का सारा सेल गला दिया और फिर पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ आके उनको फर्टिलाइज कर दिया। आगे बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल से मिलना जुलना कब होगा? जब सेम होंगे। अगर सेम नहीं है तो कोई मिलना जुलना नहीं होगा। ठीक है, आगे लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल मतलब ये है कि हमारी वहाँ जरूरत हो गई है। एक्चुअली जरूरत क्या ही हुई है, नेचर में जबरदस्ती हम अपना नाम सेड़ने लग गए हैं, है ना। तो क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिड बनाना ही मतलब होता है कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है, मिक्सिंग करी है। ऐसे इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए फायदे हैं, नेचर के लिए फायदे तो शायद ही होते हैं कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन के, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ना। तो हमारे पास ऑप्शन है, मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नींबू का फ्लावर है और हम चाहते हैं कि नींबू का फ्लावर और संतरे के फ्लावर को अगर मिक्स कर दिया जाए, है ना, तो क्या होगा? अगर उनके जीन को मिक्स कर दिया जाए तो नींबू जो है या तो वो संतरे से इतना बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास जूस कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना, या फिर संतरा जो है वो नींबू जैसा हो जाएगा तो फिर उसमें क्या है कि बीज कम आने लग जाएंगे। अरे ये बात समझ में है? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहेंगे, या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास आम का 4 अलग अलग प्रजाति है, ठीक है, मालदा आम है, अभी तो कस्तूरी आम बहुत फेमस हुआ है, कस्तूरी आम है ना, तो 3-4 तरह के आम है। अब आपको चाहिए कि भाई हमारा जो गांव वाला जो आम का पौधा है ना, वो जो फल बनाता है वो काफ़ी सेब में छोटा होता है, उसमें जो पल्प होता है वो कम होता है, वो उतना ज़्यादा जूसी नहीं है, उतना टेस्टी नहीं है, उसको क्या किया जाए? तो आप क्या करोगे? आप ये कर सकते हो कि ऐसा है कि इसका फ्लावर फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, हमने मेल पार्ट को काट के हटा दिया, सारे मेल पार्ट को, स्टामेन को काट के हटा दिया,
तो इससे फायदा क्या हो गया, खुद के पॉलन ग्रेन से तो ये पॉलिनेट नहीं होने वाली क्योंकि खुद का फ्लावर है, लेकिन हम बाकी फ्लावर से तो नहीं बचा सकते ना, तो उसको हम कवर कर देंगे। तो जो हमने स्टमन को काटा था दैट इज इमास्कुलेशन, और हमने इस फीमेल फ्लावर को कवर कर दिया, फीमेल पार्ट को, दैट इज बैगिंग। ठीक है, तो मेरे पास फ्लावर है, आम का एक फूल है, हमने क्या किया, ये सारे स्टमन काट दिए, मतलब इमास्कुलेशन कर दिया। अब इस फ्लावर को हमने कवर कर दिया, मतलब बैगिंग कर दिया, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, कवर कर दिया। कवर करने का रीजन, ताकि वो दूसरे पॉलन ग्रेन से ये उनका फर्टिलाइजेशन ना हो, कॉन्टामिनेशन ना हो, ना हमें जो चाहिए डिजायर्ड पॉलन ग्रेन वही वहां पे जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाना होगा, हम एंथर लेकर के आएंगे, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन का डस्ट और हम उसके ऊपर डस्टिंग करा दिए, फिर से उसको बैगिंग कर दिए। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एज वी डिजायर। ठीक है, इजी है ना, हम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ा, पहले तो हम लोग काट के क्या हटा दिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब इमास्कुलेशन। फिर हमने क्या किया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को कवर कर दिया, बैगिंग। अब एक बात हुआ क्या, मान लीजिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है आपके पास, बाइसेक्सुअल था तो आप इसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काट दिए, फीमेल को कवर कर दिए। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है, फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, और हमको चाहिए कि हम डिजायर्ड सीड बनाए, तो मेल फ्लावर से हमको क्या ही मतलब है, क्योंकि ये वाला तो हमको पॉलन ग्रेन चाहिए नहीं था, हमको दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन चाहिए, लेकिन फीमेल फ्लावर इज इम्पॉर्टेंट। तो जब ये फीमेल फ्लावर बर्ड स्टेज में है ना, अभी तक इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिसेप्टिव नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ, हम तभी इसको बैगिंग कर देंगे, बंद कर देंगे। ये फ्लावर खिलेगा भी तो भी कोई पॉलन ग्रेन इसको कॉन्टामिनेट नहीं कर पाएगा, और हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन हम डस्टिंग करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी में आपको पढ़ने मिलेगा दो अलग अलग तरह के फ्लावर, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस फ्लावर वो हैं जो बाहर की तरफ खिलते हैं, है ना, बाहर की तरफ खिलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ना, ये कहाँ होते हैं, ये जमीन के अंदर होते हैं। ये कहाँ होंगे, सॉइल के अंदर होंगे। अब सॉइल के अंदर है, एयर पॉलिनेशन तो नहीं होगा, सॉइल के अंदर है, वाटर पॉलिनेशन भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि जमीन के नीचे नदियां बह रही है तुरंत से, तो वो भी नहीं होगा। इनमें क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट, सेल्फ पॉलिनेशन। इनमें सिर्फ क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होगा, ये जो फ्लावर है ना, ये हमेशा क्या होते हैं, बंद रहते हैं। देखो, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये बंद है। जब तक ये खुलेंगे नहीं, इंसेक्ट आएगा नहीं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब कोई चीटी मीटी जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं, चीटी है वो भी नहीं आ सकती, फर्टिलाइज नहीं करा सकती, पॉलिनेशन नहीं करा सकती, तो खुद का पॉलन ग्रेन खुद के फ्लावर पे फॉल करेगा और क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर को जो जमीन के अंदर होते हैं, जो बंद होते हैं, कभी नहीं खुलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये कौन से फ्लावर होते हैं, मूंगफली के। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गया हमारा कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। तो आज हम लोग क्या पढ़े, पॉलिनेशन जो हम लोग का था हमारा पॉलिनेशन में क्या था कि तीन तरह का पॉलिनेशन था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी, सिटोनोगेमी एंड ऑटोगेमी। फिर क्या, आउट ब्रीडिंग, इनका अपना टेक्निक कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर डेवलप हो गया है तो मैच्योर हो गया तो फीमेल वाला मैच्योर नहीं होगा, फीमेल वाला मैच्योर हो गया तो मेल वाला मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, हमारा पिस्टिल जो है वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ हमारा वाला पॉलन ग्रेन है, चलो इसके लिए रास्ते बना दो, पॉलन ग्रेन को नीचे आने दो, ठीक है। लेकिन अगर अपना वाला पर नहीं, हमारा वाला पॉलन ग्रेन तो नहीं है, तो अगर ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसको नहीं आने देना अंदर, ये क्या होगा हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको क्या करना होगा, मेल पार्ट काट के हटाना होगा, सारा का सारा स्टामेन, तो दैट इज इमास्कुलेशन, और फीमेल फ्लावर को कवर कर देना होगा, दैट इज बैगिंग, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हम लोग देखे कि हमारा एंटीपोडल सेल खत्म हो गया, सिनर्जिड सेल खत्म हो गया, सिर्फ हमारा क्या बचा, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा, इनका हार्ट ग्लोबुलर शेप ऑफ एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप ऑफ एम्ब्रियो बनता है, फिर ये जाके कॉटिलिडन्स फॉर्म करते हैं डाइकॉट में। जबकि मोनोकॉट में हम लोग क्या देखें, स्क्यूटेरम है ना, और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा शूट एपेक्स को कवर कर रहा है कौन, कॉलियोप्टाइल, रूट एपेक्स को कवर कर रहा है कौन, कॉलियोराइजा। आर फॉर रूट, आर कहाँ पा रहे हैं, कॉलियोराइजा में। पी फॉर प्लूम्यूल कहाँ पा रहे हैं, कॉलियोप्टाइल में। कॉलियोप्टाइल किसको कवर कर रहा है, प्लूम्यूल को। कॉलियोराइजा किसको कर रहा है, कवर रेडिकल को, ठीक है। और बाकी तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। रूट कैप क्या है, एक वन सेल का एक लेयर है जो सबसे एपेक्स ऑफ टिप पे पाया जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत थिम्बल लाइक होता है, कड़ा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो जमीन में पेनिट्रेट करता है रूट को जाने के लिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास रूट कैप नहीं होगा, जैसे उनको ज़रूरत ही नहीं है मिट्टी में जाने की, जो हमारे एपीफाइट हैं, या फिर हमारे वाटर प्लांट्स हैं जो फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स हैं, या फिर हमारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं जिनका वो न्यूमैटोफोर रूट होता है ना, वो न्यूमैटोफोर रूट में रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो ये बात क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं